Hello friends, how are you all? I'm Pali and today I'm going to discuss a very important part of March 2023 previous questions shift 1. So today I'm going to start. In the previous session, we have completed some important questions of 2023, March 2023. Today I'm going to start. So private speech leads to self-regulated behavior. Private speech की बात कौन करता है कि प्राइवेट स्पीच जो है वो लीड करती है सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर विद साइकोलॉजिस्ट व्यू दिस स्ट्रांगली। ये जो व्यू था प्राइवेट स्पीच का, ये स्ट्रांगली कौन सा साइकोलॉजिस्ट थे जो इसके बारे में बात करते थे? कार्ल रोजर थे, ली विगोत्स्की, सिगमंड फ्रूड या फिर जीन पियाजे? देखिए बहुत सिंपल सा है। प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात हमें किसने की है? ली विगोत्स्की ने की है। अब ले विगोत्स्की क्या कहते, क्योंकि ली विगोत्स्की की जो थ्योरी थी कि था कि बच्चा जो है सोसाइटी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है, पीयर लर्निंग सीखता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन से सीखता है। तो इनका मानना था कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, चाहे वो एडल्ट के साथ हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो। तो उनका बिलीव था कि जो प्राइवेट स्पीच है, दैट मीन्स बच्चा किस तरह से बात करता है खुद से, ये उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो प्राइवेट स्पीच होती है वो बच्चे को हेल्प करती है कि वो अपने बिहेवियर को रेगुलेट करे, जो उसकी प्रॉब्लम्स है उनको वो किस तरह से सॉल्व करता है। तो जो वाइगोत्स्की का जो एक कोट था कि प्राइवेट स्पीच इज अ ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन सोशल स्पीच एंड इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच के बारे में जो वाइगोत्स्की की थिंकिंग थी वो ये थी कि जो सोशल स्पीच है, जो बच्चा सोसाइटी में दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज करता है, और जो उसकी अपनी इनर स्पीच होती है, ये कहीं ना कहीं इस चीज का एक ट्रांजिशनल फॉर्म होता है। जिसका क्या मतलब होता है कि बच्चा अपने बिहेवियर को कैसे रेगुलेट कर पा रहा है, बिकॉज थ्रू आउट द प्राइवेट स्पीच बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा मेच्योर हो जाता है, जो उसकी प्राइवेट स्पीच होती है वो इंटरनलाइज हो जाती है और एक इनर स्पीच बन जाती है। तो इसलिए ये इनका व्यू था प्राइवेट स्पीच को लेके। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट मीन्स प्राइवेट स्पीच लीड्स टू सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर। तो था वो था हमारा ली विगोत्स्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीटी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव? अब आपको बताना है जो एनसीटी स्टैब्लिश की गई थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उसको स्टैब्लिश करने का? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूनाइटिंग द टीचर्स ऑफ इंडिया, इंक्रीजिंग फोकस ऑन रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, या फिर डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम। जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन था वो बनाया ही टीचर्स के लिए था, तो टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल वाज गिवन बाय। जो आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है वो किसने दिया है? डैंग ने, रिचर्ड एंड शोल्मन, ल्यूक ने, या फिर हैबरमास ने? तो आपका जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है वो दिया गया है रिचर्ड शुलमन के थ्रू। अब रिचर्ड शुलमन ने इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में क्या कहा, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल को डेवलप किया था, इसलिए इसको हम शुलमैन इंक्वायरी मॉडल भी कहते हैं। इसका जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है इस मॉडल की, ये था कि आप कैसे इंक्वायर कर रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे बच्चे की थिंकिंग की स्किल्स को आप डेवलप कर पा रहे हैं। तो जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल था वो मोस्टली फोकस था कि आप लर्नर्स को किस तरह से इंगेज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। तो इसका जो मेन फोकस था वो यही था, नाम से भी क्लियर हो रहा है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, दैट मीन्स किसी चीज को आप इंक्वायर कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? जॉर्ज शुलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिफ्लेक्टिव टीचिंग? आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अकॉर्डिंग। अब रिफ्लेक्टिव से आप क्लियर समझ पा रहे हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग मतलब जिस चीज को आप रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स थिंकिंग अबाउट योर टीचिंग, कि आप क्या टीच करके आए हैं। जब आप अपनी ही टीचिंग को थिंक कर रहे हैं कि जो आपने पढ़ाया है वो सही है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर किसी तरह की कोई मतलब रेमेडीज की जरूरत है या कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ कमी तो नहीं हो गई जिस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन दिया। जब आप अपनी ही टीचिंग को रीथिंक करके देख रहे हैं, थिंकिंग अबाउट रीथिंकिंग, जब आप अपनी ही टीचिंग को रीथिंक कर रहे हैं, सो दैट मीन्स रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ये एक तरह से साइक्लिक प्रोसेस होता है आपकी थिंकिंग का, कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि आपने जो पढ़ाया था वो सही है कि नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट योर टीचिंग, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव टीचिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू एनसीएफटी 2009 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द टीचर एजुकेशन? आपको बताना है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था टीचर एजुकेशन 2009 का, उसने किस चीज को रिकमेंड नहीं किया टीचर एजुकेशन में? To critically examine school curriculum, syllabus, and textbook, to help prospective teachers to engage with field experiences for construction of knowledge, to teach learners only through theories to understand psychosocial attributes, or to help teachers in developing consciousness and finer human responsibilities through self-reflection. देखिए इसमें जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नॉट पूछा गया, तो आपको बताना है जो सही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2009 के बेसिस पे। टीचर एजुकेशन के लिए जो रिकमेंड नहीं करता कि जो लर्नर्स हैं उनको आप टीच करें सिर्फ उस थ्योरी के बेसिस पे, साइको सोशल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, जबकि ये गलत है क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू जो करिकुलम दिया गया है उसके बेसिस पे भी आपको देखना है बच्चा किस तरह से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है,
वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके किस तरह से चीजें डेवलप कर रहा है, कैसे वो अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रहा है, कैसे सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पा रहा है खुद को। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन में नॉट पूछा था, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका क्लियर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करिकुलम अप्रोच। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, जो आपका करिकुलम अप्रोच नहीं है वो आपको बताना है। बिहेवियरल अप्रोच, मैनेजरियल अप्रोच, कंसेप्चुअलिस्ट अप्रोच या फिर लिटरेचर अप्रोच। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो आपके चार मेजर करिकुलम अप्रोचेस दिए गए हैं वो कौन से हैं? बिहेवियरल अप्रोच, मैनेजरियल अप्रोच, रिकंसेप्चुअलिस्ट अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। जो आपका लिटरेचर अप्रोच है, ये कौन सा अप्रोच कहलाता है? आपका टीचिंग मेथड का, कि आप किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लिटरेचर का यूज करते हुए आप पढ़ा रहे हैं। तो लिटरेचर अप्रोच आपका करिकुलम अप्रोच नहीं है, ये आपका टीचिंग अप्रोच है। जो आपका करिकुलम अप्रोच है वो आपका बिहेवियरल, मैनेजर, रिकंसेप्चुअलिस्ट एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। तो आई विश कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच विच इज फ्लेक्सिबल, द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आपको अकॉर्डिंग टू नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पे बताना है क्या प्रोसेस है करिकुलम डेवलपमेंट का। हाईली ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल, लॉजिकल, ह्यूरिस्टिक। जो आपका प्रोसेस है करिकुलम डेवलपमेंट का, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना है। तो अगर हम ह्यूरिस्टिक का मीनिंग देखते हैं तो ह्यूरिस्टिक का मीनिंग क्या आता है आपका? प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? ह्यूरिस्टिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल ऑप्शन। आपको बताना है इसमें से कौन सा सुटेबल ऑप्शन नहीं है जब आप करिकुलम को देखते हैं एक नॉन टेक्निकल और नॉन साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पे। लास्ट क्वेश्चन में हमसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तब आपको बताना है कौन सा सुटेबल ऑप्शन नहीं है। Curriculum is viewed as quality activities. Curriculum is viewed as a delivery of mapped out content and experiences. Curriculum is viewed as conversation, या फिर curriculum is viewed as an emerging phenomena with which humans interact. देखिए, अगर हम बात करते हैं कि सुटेबल ऑप्शन कौन सा नहीं है, अगर हम करिकुलम को एक नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पे देखते हैं कि डिलीवरी करना सिर्फ कंटेंट और एक्सपीरियंसेस को डिलीवर करना काफी नहीं होता, आपको बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप करनी होती हैं। ठीक है, किस तरह से बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, क्या है उसकी एक्टिविटीज हैं, किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है, किस तरह से वो कन्वर्सेशन करता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करिकुलम डिजाइन। करिकुलम डिजाइन कंसेप्चुलाइज करता है करिकुलम को और अरेंज करता है उसके मेजर कंपोनेंट्स को। वो कौन से मेजर कंपोनेंट्स है वो आपको बताने हैं। Objectives, content, learning experiences and evaluation, materials, learning experiences, pedagogy and examination, students, teachers, syllabus and evaluation, family, school, workplace and record। करिकुलम डिजाइन को कंसेप्चुलाइज करने के लिए जो करिकुलम और अरेंज करते हैं जो उसके मेजर कंपोनेंट है वो कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो आप कैसे कंसेप्चुलाइज करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। पहले आप ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं जब आप करिकुलम को डिजाइन करते हैं, फिर आप देखते हैं क्या कंटेंट आप इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर जब आपने इम्प्लीमेंट कर लिया फिर आप देखते हैं कि क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं स्टूडेंट्स के, फिर आप इवेलुएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट विल बी द टी वैल्यू। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको बताना है व्हाट विल बी द टी वैल्यू किसकी। अगर बिटवीन ग्रुप वेरिएंस है और विद इन ग्रुप वेरिएंस आपको दिया गया है 250 रिस्पेक्टिवली, तो आपको टी वैल्यू बतानी है। तब टी वैल्यू बताने के लिए देखिए सिंपल है, टी की वैल्यू क्या होती है? बिटवीन ग्रुप वेरिएंस अपॉन विद इन ग्रुप वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो बिटवीन आपको क्या दिया गया है? 200, विद इन आपको दिया गया है 50, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। जीरो से जीरो कट, 2 10 जा 20, 5 2 जा 10। तो टी कितना हो जाएगा हमारा? 2। तो 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका स्टैटिस्टिक्स का है। देखिए, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन स्कोर्स ऑन टू पार्ट्स ऑफ अ गिवन टेस्ट इज 0.50। क्वेश्चन टू पार्ट्स की बात कर रहा है, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट की बात करें, क्या दिया गया? 0.50। तो आपको बताना है रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट जो है टोटल टेस्ट की कितनी होगी। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जब टू पार्ट्स की बात करें तो एन तो हमारे हो गए 2, रिलायबिलिटी कितनी हो गई आपकी? 0.50। अब इसका फॉर्मूला क्या है? रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट की बात अगर हम करते हैं तो 2r 1 + r, तो क्या हो जाएगा? r x x
R कितना है आपका 0.50, 1 प्लस 0.50, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा ये हमारा, एक सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका 0.67। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉपरली तो ये कितना निकल के आएगा आपका 0.67 आपका आंसर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आपका सेकंड ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर। क्योंकि 2 पार्ट्स में दिया था तो इसलिए हमने एन जो रखा वो 2 रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस कॉमनली शेयर द फॉलोइंग। जो आपका पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस है वो कॉमनली किस चीज को शेयर करता है? नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, चेन ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एज मीन्स एंड फ्रीक्वेंसीज, या फिर ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल डाटा। देखिए, जो कॉमनली शेयर करता है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का रीजनिंग बेस्ड होता है, क्योंकि वो इन्फर करता है कि जो भी पॉपुलेशन है, कंक्लूजन निकालने के लिए जो भी इन्फ्रेंसेस बनाए जाते हैं कंक्लूजन को लेके कि पॉपुलेशन जो आपने ली है अपने सैंपल डाटा के बेसिस पे वो आपको सही से रिजल्ट दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है। तो उसमें सेकंड ऑप्शन जो होगा आपका वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक के बेसिस पे कौन सा एग्जाम्पल है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है इस टेक्निक के अंदर? स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन, अनट्रेन्ड स्कूल टीचर्स, या फिर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। जनरली हम स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक में वो पॉपुलेशन लेते हैं जो पॉपुलेशन आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो अगर हम इजिली अवेलेबल की बात करें तो जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन होते हैं जनरली उनको इसमें लिया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वो पर्सन वो जो पॉपुलेशन होती है जनरली इजिली आइडेंटिफाइबल नहीं होती, इजिली आप उसको असेस नहीं कर सकते। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि नेटवर्क बन जाता है। एक तरह के बंदों को कहेंगे भाई आप अपने जैसे और लोग लेके आइए, उनको कहेंगे कि आप अपने जैसे और लोग लेकर आइए। तो इस तरह से आप यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन। क्लियर हो गया? जनरली इसमें जो टारगेट होता है वही होता है कि जिस पॉपुलेशन तक आपके लिए पहुंचना मुश्किल होता है उसके लिए हम स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड आई विश कि चीजें क्लियर हो गई हो आपको। तो इन द नेक्स्ट सेशन में इसके आगे क्वेश्चंस कराऊंगी। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग।